गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज शुरू करते हैं मादा जनन तंत्र को। इससे पहले हमने पढ़ा था नर जनन तंत्र और आज हम पढ़ेंगे मादा जनन तंत्र। तो गाइस, जिस प्रकार नर जनन तंत्र के अंदर लैंगिक अंग थे प्राथमिक वृषण और सहायक अंगों में वृषण कोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय आदि थे, उसी प्रकार मादा जनन तंत्र के अंदर प्राथमिक जनन अंग के रूप में होते हैं अंडाशय और द्वितीयक जनन अंग के रूप में होते हैं अंडवाहिनी, गर्भाशय और वेजाइना। अब सबसे पहले हमें यह ध्यान देना है कि प्राथमिक अंग की अंडाशय के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अंडाशय जो है मादा में एक जोड़ी पाए जाते हैं। कितने होंगे? एक जोड़ी अंडाशय मादा में पाए जाते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि वृषण जो हैं वो भी एक जोड़ी पाए जाते थे। तो गाइस यहाँ पर कंप्लीट हो गया होगा कि अंडाशय एक जोड़ी पाए जाएंगे। और ये जो अंडाशय हैं ये दो प्रकार के कार्य करते हैं। अंडाशय के द्वारा दो प्रकार का कार्य होगा। पहला कार्य तो ये होगा कि जनन कोशिकाओं का निर्माण ये करेंगे, जनन कोशिकाओं का। ओके गाइस, पहला कार्य इनका हो गया जनन कोशिकाओं का निर्माण, और जिन्हें हम अंडाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? अंडाणु। यानी कि अंडे का निर्माण ये करेंगे। पहला कार्य तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा कार्य करेंगे कि ये अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह ये कार्य करती है और उसके द्वारा दो हार्मोनों को स्रावित करवाती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ओके गाइस, यहां तक समझ में आ गया होगा कि अंडाशय जो है वो महिलाओं में एक जोड़ी पाए जाते हैं और अंडाशय की जो लंबाई होती है वो लगभग 2 से 4 सेंटीमीटर तक होती है अंडाशय की लंबाई। और अंडाशय में क्या होते हैं? अंडाणुओं का निर्माण होता है। अब जो अंडाशय हैं वो दो कार्य करते हैं। पहला कार्य क्या करेंगे? जनन कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, अर्थात उन्हें अंडाणु कहते हैं, अर्थात कि अंडाणुओं का ये निर्माण करेंगे, ठीक है। दूसरा कार्य इनका ये है अंडाशय का कि ये अंतःस्रावी ग्रंथियों की तरह कार्य करता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करवाता है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है ये द्वितीयक जनन अंग की भांति कार्य करेंगे। और हम अब देखने वाले हैं कि द्वितीयक जो जनन अंग हैं वो क्या क्या कार्य करते हैं महिलाओं में या मादा के अंदर। तो देखिए, द्वितीयक अंग के अंदर पहला है अंडवाहिनी। तो अब हम अंडवाहिनी को समझ लेते हैं। ओके, अंडवाहिनी जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नलिकाकार संरचना होती है। पहला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया होगा कि अंडवाहिनी की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है और अंडवाहिनी जो है वो नलिकाकार होती है, ठीक है। 2 क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गए आपके। तीसरे हम बात करते हैं कि ये अंडवाहिनी करती क्या है। तो देखिए गाइस, अंडवाहिनी हमने यहां पर मादा जनन तंत्र का चित्र बनाया है। यहां पर मैंने ये अंडवाहिनी दिखाई है और ये अंडवाहिनी जो है अंडाणुओं को अंडाशय तक, ध्यान देना कि ये जो अंडवाहिनी है अंडाणुओं को अंडाशय से गर्भाशय तक पहुंचाती है, ठीक है। यानी कि अंडाणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाना, ठीक है। तो हमें अंडवाहिनी समझ में आ गई होगी कि अंडवाहिनी 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, नलिकाकार ये होगी और ये अंडाणुओं को कहां तक ले जाएगी? गर्भाशय तक ले जाएगी। अब हम बात करते हैं गर्भाशय की। गर्भाशय जो है, ध्यान देना, गर्भाशय ये गर्भाशय है कंप्लीटली। ये जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे बनाई है ये गर्भाशय है। इसे वोम भी कहा जाता है। और गर्भाशय जो है वहां पर पोषण मिलता है उस युग्मक को या
उस भ्रूण को, ठीक है, जो भ्रूण बना है गर्भाशय में, उसको पोषण मिलता है और भ्रूण का वहां पर डेवलपमेंट होता है। और गर्भाशय जो है वो 3 स्तरों से मिलकर बना होता है, यानी कि उसके अंदर 3 स्तर होते हैं। पहला स्तर है एंडोमेट्रियम, पहला स्तर होगा एंडोमेट्रियम। दूसरा स्तर है मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। और तीसरा स्तर है पेरीमेट्रियम। ओके गाइस, तो गर्भाशय 3 स्तरों से मिलकर बना होता है। पहला स्तर है एंडोमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम और तीसरा है पेरीमेट्रियम। जो अंदर वाला है, ध्यान देना, अंदर वाला कौन सा होगा? एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम जब भ्रूण डेवलप हो रहा होता है उस समय ये प्लेसेंटा में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? प्लेसेंटा के अंदर। और यही प्लेसेंटा जो है उस भ्रूण को ऑक्सीजन और भोजन की सप्लाई करता रहता है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि गर्भाशय के बारे में। अभी नॉर्मली देख रहे हैं हम, इस डायग्राम के हिसाब से इनको समझने वाले हैं। अगली हम बात करते हैं वेजाइना की। योनि जो है उसके माध्यम से शुक्राणु प्रवेश करते हैं, ठीक है। इसका नेचर अम्लीय होता है, ठीक है। देखो, इसके माध्यम से शुक्राणु प्रवेश करेंगे और इनका नेचर अम्लीय होगा। इनमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है, जीवाणु उपस्थित होता है। और इसके बिना निषेचन की क्रिया नहीं होगी। ओके, तो अब इनको हम बारी बारी से समझने वाले हैं कि इस डायग्राम के अनुसार। मैंने यहां पर आपको नॉर्मली समझा दिया है कि प्राथमिक जनन के बारे में हम अंडाशय के बारे में पढ़ेंगे, द्वितीयक जनन के अंदर हम अंडवाहिनी, गर्भाशय और वेजाइना के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गाइस देखिए, अब सबसे पहले मैं आपसे डिस्कशन कर लूं कि आपको कैसे पता होगा कि मादा के अंदर ये जो जनन तंत्र है ये कहां पर या किस तरीके से स्थित होता है। तो सबसे पहले हम एक लड़के का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ओके गाइस, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। आप इसको समझने की कोशिश करना। ये स्ट्रक्चर मैंने बनाई है एक कुकी की, ठीक है। इसके माध्यम से हम समझेंगे कि ये कहां पर स्थित होती है। तो देखिएगा, ये जो भाग है यहां तक, यहां पर एक डायफ्राम होता है और डायफ्राम के ऊपर जो है अपना हृदय होता है, फेफड़े होते हैं और भी बहुत सारे ऑर्गन्स यहां पर होते हैं। डायफ्राम से ऊपर वाला भाग जो है वो कहलाता है थोरेसिक कैविटी। क्या कहलाएगा? कैविटी। हमें पता करना है कि ये जो नरजनन तंत्र है ये कहां पर स्थित होते हैं। देखिए, डायफ्राम ये है, ये श्वसन अंग है एक तरीके से। ये डायफ्राम की जो मांसपेशियां हैं ये हमारे शरीर को 2 भागों में डिवाइड कर देती हैं। ऊपरी भाग थोरेसिक कैविटी और दूसरा भाग नीचे वाला भाग, जिनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, इस डायफ्राम से ऊपर वाला भाग तो थोरेसिक कैविटी कहलाता है, ठीक है। और डायफ्राम के नीचे वाला भाग एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है, एब्डोमिनल कैविटी कहलाता है, ठीक है। और इस कैविटी के अंदर यहां पर इस भाग में ये मादा जनन तंत्र स्थित होता है। तो देखिए, हम देखते हैं मादा जनन तंत्र कुछ इस तरीके से बना हुआ होता है। आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा, दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। मैंने यहां पर इसकी स्ट्रक्चर डेवलप कर दी है इस तरीके से, ठीक है गाइस। और यहां पर स्थित होता है और ये भाग पेल्विस कैविटी होती है। तो गाइस ध्यान रखना,
पूछ लिया जाए कि मादा जनन तंत्र कहाँ स्थित होता है, तो पेल्विस कैविटी में, ठीक, किसमें, पेल्विस कैविटी के अंदर। तो हमने यहाँ पर नॉर्मली तरीके से देखा है, जाना है कि मादा जनन तंत्र कहाँ पर स्थित होगा, पेल्विस कैविटी के अंदर, ये पेल्विस कैविटी है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसकी डिस्कशन के बारे में, नॉर्मली हम यहाँ पर समझेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इसके डिस्कशन के बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे, यहां पर स्ट्रक्चर हमने डेवलप की हुई है मादा जनन तंत्र की। सभी ऑर्गन्स के बारे में मैं आपको बारी बारी से बता दूं। ये भाग जो है एंट्रिंग पॉइंट है, जिसे वेजाइना कहा जाता है। ये 8 से 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ये जो भाग है ये सर्विक्स कहलाता है। ये जो भाग है ग्रीवा, उसके साथ में मैंने यहाँ पर ये गर्भाशय कंप्लीटली, गर्भाशय है यूट्रस जिसे कहते हैं। यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं। ये ग्रीन वाले लेयर्स तो एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, ठीक है। दूसरी लेयर जो रेड कलर से है ये मायोमेट्रियम है, और तीसरी लेयर है पेरीमेट्रियम जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है। ये 3 लेयर होती हैं गर्भाशय के अंदर, ठीक है। और ये कंप्लीटली क्या है, गर्भाशय है। और ये जो खाली खाली जगह आपको दिख रही है ये आपका गर्भाशय गुहा होती है, यानी कि यूट्रस कैविटी, ठीक है। ये एक इधर और एक इधर, ये दोनों क्या हैं, अंडाशय हैं, जिन्हें ओवेरी हम कहते हैं। और ओवेरी 2 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। दोनों साइड में ओवेरी होंगे और दोनों ओवेरी गर्भाशय से जुड़े हुए होंगे। और साथ में जो आपकी अंडवाहिनी है, ये अंडवाहिनी है आपकी, जिन्हें फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या ओवेरी डक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविडक्ट, इसे ओविडक्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये देखो, ये ओविडक्ट है, 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है ओविडक्ट, दोनों साइड में होगी। और दोनों जो ओविडक्ट हैं वो अंडाशय से जुड़ी हुई रहती हैं। और इनमें जो मैंने ये अंगुलीनुमा संरचनाएं दिखाई हैं ये झालर होते हैं। अब हम इनको समझते हैं कि किस तरीके से ये इनके अंदर मादा जनन तंत्र में प्रोसेस होती है। सिंपली गाइस, मादा के अंदर या मादा जनन तंत्र में जो प्राथमिक जनन अंग हैं वो 2 होते हैं, यानी कि अंडाशय 2 होते हैं, दोनों साइड में होते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जब मासिक धर्म का समय आता है उसके बाद में कि भाई अंडाणु इससे निकलेगा कि इससे निकलेगा, हमें तो कोई फिक्स नहीं है भाई किससे निकलेगा। तो देखिए, साल में 12 महीने होते हैं, तो एक ओवेरी से एक महीने में एक चला जाता है, दूसरे महीने में दूसरे ओवेरी से, फिर तीसरे में उसी दूसरे ओवेरी से, ऐसे हर महीने एक से ये अंडाणु जाते रहते हैं। और ये जो अंगुलीनुमा संरचनाएं हैं, मैं आपको समझा दूं, ये अंगुलीनुमा संरचनाएं क्या करते हैं, जिन्हें हम झालर या फिम्बरी कहते हैं। देखिए, ये दोनों क्या है, अंडाशय है, इधर भी है इधर भी है। अब जिस महीने जिस ओवेरी से अंडाणु निकलना है उस अंडाणु के ऊपर या ओवेरी के ऊपर, देखिए ये स्ट्रक्चर इस तरीके से है। ये हमने क्या बना लिया है, ये आपका ओवेरी है, अंडाशय है। अब अंडाशय में फिम्बरी इस तरीके से रहते हैं। और जिस महीने जिस अंडाशय से अंडाणु निकलने होते हैं उसकी फिम्बरी उसको सहलाने लगती है, यानी प्यार करने लगती है उसको, ताकि वहां से उसको अंडाणु लेना है, उसको मतलब ऐसे सहलाती रहती है। और जैसे ही समय आता है वहां से अंडाणु का निकलने का, जैसे ही अंडाशय से अंडाणु निकलते हैं उसे अंडोत्सर्ग कहते हैं। अब ये फिम्बरी इसको सहलाती रहती है। जिस महीने जिस ओवेरी से अंडाणु निकलना होता है उसकी ओवेरी के जो झालर हैं या फिम्बरी हैं उस ओवेरी को सहलाते रहते हैं और वहां से उस अंडाणु को निकाल देते हैं, ठीक है। और अंडाणु प्रवेश कर जाता है एम्पुला पार्ट में। अब मैं आपको बता दूं कि ये तो आपका अंडाशय है, ठीक है, जहां पर अंडों का निर्माण होता है, ठीक है। और ये हमने यहाँ पर दर्शाई हुई है, ये है आपकी झालर फिम्बरी अंगुलीनुमा संरचना। फिम्बरी से जस्ट ऊपर एम्पुला पार्ट होता है, ये एम्पुला है। और ये नैरो पार्ट जो है ये इस्तेमस होता है और ये फंडस भाग है। अब हम इसको डिटेल से समझना है कि जैसे ही पहले हम इस अंडाशय के बारे में समझ लेते हैं। देखिए गाइस, यहां पर मैंने अंडाशय बना दिया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ये मैंने अंडाशय बना दिया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे बता देना। ये अंडाशय है और इस अंडाशय के अंदर पीला पदार्थ भरा हुआ होता है। कैसा पदार्थ, पीला पदार्थ भरा होता है। उस पीले पदार्थ को हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंडाशय के अंदर भरे हुए पीले पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उस पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है, ठीक है। अब ये स्ट्रोमा भरा हुआ है। अब अंदर जो अंडाशय है 2 भागों में बटा होता है। अब एक भाग जो है, मैंने यहाँ लाइन खींच दी इसको राइट से, एक पार्ट जो है
और दूसरा पार्ट मैंने इसको अंदर दिखा दिया है, ये अंदर वाला पार्ट है। ये बाहर वाला जो पार्ट है कंप्लीट, ये तो कहलाता है कोर्टेक्स, ठीक है, जिसे वल्कुट कहते हैं, ओके। और दूसरा ये अंदर वाला पार्ट है जो ब्लैक ब्लैक, ये है मेडुला, जिसे क्या कहते हैं, मध्यांश। यानी कि जो ओवेरी है, यानी कि अंडाशय जो है उसमें भरा हुआ पदार्थ तो स्ट्रोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रोमा। ये क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है कि ओवेरी में भरा हुआ पदार्थ क्या कहलाता है, तो वो स्ट्रोमा कहलाता है। लेकिन जो स्ट्रोमा है ये अंडाशय दो भागों में बटा होता है। पहला भाग बाहर वाला कोर्टेक्स, इसके अंदर देखो ब्लैक ब्लैक मैंने दिखाया ना, इसके अंदर ये मध्यांश है। अब देखिए इस अंडाशय में विभिन्न प्रकार की संरचनाएं होती हैं, छोटी बड़ी। मैं ब्लैक से बना देता हूं, कुछ छोटी कुछ बड़ी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, इस तरीके से इसमें संरचनाएं होती हैं, ठीक है गाइस। और ये जो संरचनाएं हैं ये कहलाती हैं अंडाशयी पुट्टिकाएं। क्या कहलाती हैं? अंडाशयी पुट्टिकाएं कहलाती हैं, अंडाशयी पुट्टिकाएं कहलाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में कहा जाता है ओवेरियन फॉलिकल। ओके गाइस, इन्हें क्या कहा जाता है? ओवेरियन फॉलिकल्स। अब ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो हैं सभी नहीं क्योंकि सभी मैच्योर होके अंडाणु का निर्माण नहीं करते। इनमें से कुछ जो हैं ये ओवेरियन फॉलिकल्स जो है ना, परिपक्व होकर अंडाणु का निर्माण करते हैं। किसका? अंडाणु का। ये परिपक्व होंगे किसमें? अंडाशय में। और किसका निर्माण करेंगे? अंडाणु का। और अंडाणु को अंग्रेजी में ओवम कहा जाता है, ठीक है। जिस प्रकार देखिए, जिस प्रकार हमने नर जनन तंत्र में पढ़ा था कि नर जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग जो था वो वृषण थे, और वृषण के अंदर ही शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था, ठीक है। यानी कि गैमेट्स बन रहे थे, युग्मक बन रहे थे। उसी प्रकार महिलाओं में अंडाशय के अंदर अंडाणुओं का निर्माण होता है, यानी कि गैमेट्स बनते हैं। और ये अंडाणु प्लस शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर निषेचन की क्रिया के दौरान युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको बता देते हैं कि जिस प्रकार महिलाओं की अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है, उसी प्रकार नर के अंदर जो वृषण हैं उनमें शुक्राणुओं का निर्माण होता है। जब महिलाओं का अंडाणु और पुरुषों का शुक्राणु आपस में क्रिया करते हैं, निषेचन की क्रिया जो कहलाती है, उससे युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि युग्मनज बनते हैं। और इन युग्मनज से फिर धीरे धीरे भ्रूण का निर्माण होता है, और वो प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, हमने अंडाशय को यहाँ पर समझ लिया है कि अंडाशय जो है उसमें दो भाग हैं, एक तो वल्कुट भाग, दूसरा मध्यांश भाग। और अपने अंडाशय में जो भरा हुआ पदार्थ है वो स्ट्रोमा कहलाता है। और अपने अंडाशय के अंदर विभिन्न संरचनाएं होती हैं, जिन्हें अंडाशयी पुट्टिकाएं कहते हैं। और ये अंडाशयी पुट्टिकाएं अंडाणुओं का निर्माण करती हैं, ठीक है गाइस। अब यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है, देखिए ये ब्लैक वाला भाग तो मैंने मध्यांश दिखा दिया, इसमें भरा हुआ पदार्थ ये स्ट्रोमा है, और ये पार्ट कोर्टेक्स है। अब ये अंडाणु है, ठीक है, ये अंडाशय पुट्टिकाएं हैं, छोटी बड़ी बहुत सारी। अब इसके अंदर फिम्बरी है, देखो ये अंडाशय है और इसके अंदर बहुत सारे अंडाशय पुट्टिकाएं हैं। और जब अंडाणु को निकलना होगा तो ये फिम्बरी इसको सहलाएंगी, ठीक है। ये फिम्बरी कैच करेंगी, इनको ऐसे सहलाती रहती है और पकड़ लेती है जैसे ही समय आता है अंडाणु को निकलने का। अब देखिए गाइस, सिंपल बात है, यहां से मान लीजिए कि ये अंडाणु जाना है, और ये जैसे ही जाएगा तो ये फिम्बरी इसको पकड़ लेंगी, मतलब इसको कवर कर लेंगी ये, और बाहर की ओर खींचेंगी इसको, ऐसे पकड़ के बाहर की ओर खींचेंगी इसको यूं। अब ये इनके अंडर में आ चुका है, ये इधर बाहर लेके आ जाएंगी। अब ये अंडाणु यहां पर आ चुका है, कहां पर आ गया? अंडाणु। और ये पार्ट कौन सा है? ये पार्ट अपना एम्पुला पार्ट, देखिए एम्पुला मैंने यहां दिखाया हुआ है। ये पार्ट कौन सा है? एम्पुला पार्ट। एम्पुला में कौन आ गया? अंडाशय से अंडाणु आ गया, ठीक है। फिम्बरी ने उसको कैच करके किसमें भेज दिया? एम्पुला भाग में भेज दिया। अब आपको समझना क्या है
कि ये फिम्बरी जो है कैच करती हैं अंडाणु को और पहुंचा देती हैं आपके किसमें, एम्पुला भाग के अंदर। ठीक है, अब यहां पर एम्पुला भाग में ये अंडाणु आराम करते हैं। क्या करेंगे, आराम करेंगे और शुक्राणु का इंतजार करेंगे। किसका इंतजार करेंगे, शुक्राणु का। अब हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से निषेचन की क्रिया होती है, जो मैंने भी यहां पर आपको बताई है कि निषेचन यानी अंडाणु और शुक्राणु कैसे मिलेंगे, जो निषेचन की क्रिया होगी, जो आपके 10th क्लास के टॉपिक में है। तो देखिए, अंडाशय से अंडाणु निकला, इस अंडाणु को हम कहते हैं ओसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओसाइट कहते हैं इसको। ठीक है, ये ओसाइट निकला और एम्पुलर रीजन में आ गया। अब ये यहां पर आराम करते हैं और शुक्राणुओं का इंतजार करते हैं। शुक्राणु इंतजार। अब देखिए शुक्राणु कहां से आएंगे, शुक्राणु वेजाइना से इधर से एंटर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर जैसे शुक्राणु एंटर करेंगे, देखिए मैंने यहां पर ये शुक्राणु दिखाए हैं, ये शुक्राणु जा रहे हैं भाई, एंटर करते हुए जा रहे हैं आगे। देखिए लाखों करोड़ों की संख्या में ये एंटर करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे नष्ट हो जाते हैं। कोई एक पूछता है, इनमें होड़ लगी रहती है कि कौन आगे पहले जाए। देखिए नष्ट होने का इसका कारण क्या है कि महिलाओं की जो वेजाइना है उसमें लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाए जाते हैं और कुछ कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिनके कारण महिलाओं की जो वेजाइना है वो अम्लीय प्रवृत्ति की होती है, जिसके कारण ये अधिकांश जो शुक्राणु है वो नष्ट हो जाते हैं। ये शुक्राणु है सारे मैंने यहाँ पर जो शुक्राणु दर्शाए हैं ये शुक्राणु हैं और ये निषेचन की क्रिया के लिए कहां जा रहे हैं, इस एम्पुला भाग में। देखिए इनमें से होड़ लगी रहती है, कोई एक पहुंचता है किसके पास में, इस अंडाणु के पास में। अब यहां पर क्या हुआ, शुक्राणु आ गया और अंडाणु आ गया। जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों मिलते हैं वो क्रिया क्या कहलाती है, निषेचन कहलाती है। और निषेचन के दौरान क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। ठीक है, युग्मनज का निर्माण हो गया, यानी कि युग्मक बन गया, युग्मनज बन गया यहां पर, यानी कि भ्रूण का निर्माण होना शुरू हो चुका है। तो ये प्रक्रिया हमने यहां पर देखी है। कभी कभी आपने मूवी यहां देखते हैं, एक हीरोइन ने मूवी में कहा था कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूं, मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। उस हीरोइन को ये कहना चाहिए कि ये जो भाग है ये पेट है और पेट में कई बच्चे नहीं पलते, बच्चे जो पलते हैं वो गर्भाशय में पलते हैं। ठीक है ना, तो उनका ये जो कहा हुआ सब था ये गलत था। तो जो भ्रूण का निर्माण जो होता है वो गर्भाशय में होता है और मैंने आपको सारी प्रोसेस यहाँ पे समझा दी है। अगर फिर भी किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे सूचित कर देना, कमेंट्स कर देना, मैं आपको और इजीली तरीके से इसको मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। ओके गाइस।